वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2023 की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और जो कि खास करके BA तृतीय वर्ष में हमारे छात्र छात्र रहे हैं, BA थर्ड ईयर में है। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि सर जी BA तृतीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो दीजिए। तो मॉडल पेपर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है और महासंग्राम वीडियो मैं दे रहा हूं। इसके बाद में मॉडल पेपर और देने वाला हूं 2023 का। इसके पहले 2022 वाला मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और पेपर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। पेपर 1 का आपके नाम क्या है? पेपर 1 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे पेपर 1 के बारे में। वैसे पेपर 1 का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत। और दूसरे पेपर का आपके नाम है भारतीय राजनीतिक विचार, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थाट, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र का ये नाम है। और बात की है तृतीय प्रश्न पत्र की अगर, तो तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये आपके 3 पेपर होते हैं BA थर्ड ईयर में। जब आप किसी एक विषय वस्तु को लेते हैं तो आपको उसमें 3 पेपर देने होते हैं। जैसे कि आप जब थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, ईयरली एग्जामिनेशन होता है, तो 3 सब्जेक्ट जो सेकंड ईयर में होते थे उनमें से एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि केवल 2 सब्जेक्ट आपको BA थर्ड ईयर में लेने होते हैं और उनके एक एक पेपर, मतलब एक एक विषय के 3-3 पेपर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की बात की है तो पेपर 1 का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, जिसको मैंने बताया, मतलब जिसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पेपर 2 का नाम है आपका खास करके भारतीय राजनीतिक विचार, यानी इंडियन पॉलिटिकल थाट। और तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे इसी प्रकार से। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार फर्स्ट पेपर से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांत, तो पहला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी जो है स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आप इस चीज़ को अगर जानेंगे भी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वैसे परीक्षा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, पहला वाला प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ ले कि भाई ये है क्या। सबसे पहला प्रश्न है पोस्ड कार्ब, ये विचार जो है किसने दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये बड़ा अच्छा विचार है खास करके पोस्ड कार्ब का। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको किसने दिया था भाई? तो इसको दिया था खास करके पोस्ड कार्ब का विचार प्रोफेसर लूथर गुलिक महोदय ने दिया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने पोस्ड कार्ब का विचार दिया था और ये खास करके अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों के पहले अक्षर से निकल करके बना हुआ है और लोक प्रशासन के लिए आवश्यक माना जाता है और आज के समय में कार्यों को संपन्न करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है, खास करके पोस्ट कार्ब विधि, ठीक है। अब बात की जाए अगर पोस्ट कार्ब की, तो ये खास करके ये जो शब्द आपका यहाँ पर दिख रहा है, इसको अंग्रेजी में हम देखें, एक तो P हो गया, एक O हो गया, एक S हो गया, एक D हो गया, एक C हो गया, एक O और फिर R और फिर B। ये इतने शब्द मिल करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्णों को मिला करके बना हुआ है। 8 अक्षर इसमें मिले हुए हैं और इनके मिलने से एक अवधारणा बन गई, जिसको दिया किसने है? प्रोफेसर, मैंने आपको बताया था, लूथर गुलिक महोदय ने। अच्छा, ये विचारधारा है क्या? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, ये किसके लिए है? तो ये खास करके है लोक प्रशासन के लिए। किसके लिए? लोक प्रशासन के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में 4 दृष्टिकोण मुख्य रूप से प्रचलित होते हैं और उन्हीं चारों में से एक दृष्टिकोण ये पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण है, ठीक है। पोस्ट कार्ब विधि है। अभी हम पोस्ट कार्ब को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में और जो 3 खास करके दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं। तो पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है। और दूसरा है संकुचित। व्यापक मतलब एक बड़े स्तर पर हम लोक प्रशासन को देखते हैं। संकुचित मतलब लोक प्रशासन का एक प्रकार से संकुचित दायरे के भीतर अगर हम उसका अर्थ या उसका विश्लेषण करते हैं तो संकुचित दृष्टिकोण, कम चीज़ों को ध्यान में रख करके। और एक होता है पोस्ट कार्य विधि, तीसरा। और चौथा होता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ठीक है। तो एक प्रकार से 4 दृष्टिकोण होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो व्यापक दृष्टिकोण आप देखते हैं, जैसे इसमें LD व्हाइट, कार्ल मार्क्स, इन्होंने लोक प्रशासन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और खासकर संकुचित दृष्टिकोण की बात की है तो इसमें खास करके आप देखते हैं जैसे कार्यपालिका का अध्ययन हो गया, या इसके अलावा मतलब कि एक सरकार से सीमित दायरा, जैसे केंद्र और राज्य या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका जो खास करके है उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना,
खास करके उसी के बताए हुए मार्ग पर चलना, कार्यपालिका का ही एक प्रकार से जो कार्यपालिका के लोग काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसी को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं बहुत सारे लोग। तो खास करके ये संकुचित दायरा है उसका, केवल सरकार ये पक्ष में, केवल कार्यपालिका के पक्ष में खास करके बहुत सारे विद्वान ले लेते हैं लोक प्रशासन को, लेकिन लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है। मैंने जब प्रथम चैप्टर समझाया था तो उसमें विस्तार से मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया था कि लोक प्रशासन जो होता है इसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा संपादित कोई सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, ठीक है। तो खास करके केंद्रीय मतलब कि जो लोक प्रशासन होता है इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। वुडरो विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत अथवा क्रमबद्ध रूप से खास करके कार्यान्वित करने का नाम होता है, और कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया जो होती है एक प्रशासकीय क्रिया होती है। और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। तो खास करके व्यापक दृष्टिकोण का मतलब एक उच्च धरातल पर पूरे के पूरे राज्य की दृष्टि से, मतलब आप देखते हैं लोक प्रशासन सरकार के जो 3 अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अगर मिला लेंगे तो उसका व्यापक दृष्टिकोण होगा। लेकिन अगर केवल कार्यपालिका को हम देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, केवल कार्यपालिका को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे संकुचित दृष्टिकोण, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जो आपका यहाँ पर आपको चर्चा करनी है किसके बारे में, हमको बताना है भाई किसके बारे में, पोस्ड कार्ब विधि के बारे में। ये है क्या, तो देखिए पी का मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है बाबू क्या, प्लानिंग। पी माने क्या होता है, योजना बनाना, ठीक है। पी माने क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है, यानी योजना, एक प्लानिंग कर लेना, ठीक है। तो पी मतलब क्या, प्लानिंग। तो सबसे पहले लोक प्रशासन को अगर चलाना है या लोक प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ क्या होती है, योजना बनाना, प्लानिंग आनी चाहिए। खास करके कोई भी कार्य आपको संपन्न करना तो उससे पहले आपको एक प्लानिंग करनी होती है। दूसरा जो शब्द है इसमें उसका मतलब ओ मतलब होता है, ठीक है। तो ओ से मतलब क्या होता है, ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है संगठन बनाने की क्षमता या संगठन बनाना एक प्रकार से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग, तो ये भी कला होती है, ये क्रिया भी आनी चाहिए जो लोग प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं। तो लोक प्रशासन में ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार सबसे पहले योजना बनाई जाए, योजना बना करके एक संगठन एक प्रकार से होगा, योजना बनाएंगे तभी एक संगठन का निर्माण कर पाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, यस, ठीक है, पोस्ट, तो यस आपका आएगा। यस का मतलब क्या होगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ की व्यवस्था करना। एक जब संगठन बनेगा तो उसमें ऊंच नीच या एक प्रकार से ऊंच नीच ना, या फिर आप देखते हैं कि भाई ये कौन सा कार्य करेंगे फिर वो कौन सा कार्य करेंगे, इस प्रकार से स्टाफ की व्यवस्था करना हो जाना चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति का एक प्रकार से कार्यान्वयन करने के लिए एक स्टाफ। जैसे आप स्कूल में देखते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है, तो उसके स्टाफ होते हैं खास करके, उसके एक प्रकार से जैसे टीचर हो गए बहुत सारे, ठीक है, प्यून होगा। तो ये सब खास करके एक स्टाफ में ही आप रख सकते हैं या समकालीन चीज़ों को हम स्टाफ में रख सकते हैं। तो पूरा दृष्टिकोण ऐसे कार्यपालिका के अंतर्गत या किसी भी प्रशासनिक सेवा में आप देखते हैं तो ये होता है, ठीक है। यस का मतलब तो ये होगा POS। और अगला शब्द क्या आपका आएगा, पोस्ड। तो डी आपका बच रहा है। तो डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। निर्देश देने का मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्शन करना कि भाई किसको क्या क्या करना है। इससे प्रिंसिपल बताता है कि फला टीचर को, गणित के टीचर को सुबह से 10 बजे से लेकर के 10:40 तक पढ़ाना है। उसके बाद में फिजिक्स के टीचर को 10:40 से लेकर के और ख़ास करके 11:20 तक पढ़ाना है। तो इस प्रकार से एक मैनेज करना कि किस प्रकार से कौन सा टीचर पढ़ाएगा कहाँ कहाँ पर, तो वो एक प्रकार से मतलब उसको क्या करना, डायरेक्टिंग, एक प्रकार डायरेक्शन करना बोलते हैं या निर्देश देना। तो प्रिंसिपल क्या करता है, निर्देश देता है। तो ये भी एक प्रकार से प्रशासन का ही एक अंग है। डी के बाद में कौन सा शब्द आता है आपका, देखिए पोस्ड कॉर्ब। कॉर्ब, तो कॉर्ब का मतलब CO रख लीजिए कॉर्ब से, ठीक है। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, समन्वय करना। समन्वय करना कि मतलब कि कैसे समन्वय स्थापित करना है, ऐसे कोई टीचर या कोई स्टाफ आपस में झगड़ा न करे या एक प्रकार से आपस में थोड़ा ईर्ष्या जलन ही इस प्रकार का भाव ना रखें, समन्वित विचारधारा रखें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो इस प्रकार से रखना या सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें, आप ऐसा लगे उनको कि भाई अपने घर का काम कोई कर रहे हैं, इस प्रकार से तो एक समन्वय करना भी आना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है कॉर्ब, ठीक है, R और B आएगा, ठीक है। तो R का मतलब होता है आपका
रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब क्या था, रिपोर्ट देना भाई, सभी लोगों को अपनी अपनी रिपोर्ट, जो भी उसने काम किया या फिर एक प्रकार से जो भी चीज़ें हुई, तो रिपोर्टिंग करना ये भी परम परम आवश्यक है। और इसके अलावा जो आपका बी होता है, बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी बजट तैयार करना, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा या पूरा प्रशासन कैसे चलेगा, इसको लेकर के एक बजट तैयार करना। बजट मतलब कि 1 महीने के का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्था करना जिसमें हमको ये रणनीति पता हो जाए कि भाई हमको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। समझ रहे हैं ना पूरी बात को हमारे, यानी कि एक और मतलब कितने पैसे में हो जाएगा, पूरा मैनेज कर लेना इन चीज़ों को। तो वो होता है आपका क्या, वो होता है पोस्ड कॉर्ब। तो ये विचारधारा मैंने आपको बता दी पोस्ड कॉर्ब की। तो ये समझ में आ गई आपको, किसने दिया था इसको, प्रोफेसर लूथर गुलिक ने दिया था। पूरा विस्तार से हमने इसलिए समझा दिया ताकि अगर वैसे मैं आपको बता देता तो शायद आपके समझ में ना आता। तो ये लोक प्रशासन का एक प्रकार से विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम इसमें से पोस्ड कार्ब जो है ये एक प्रकार से क्या है, एक दृष्टिकोण है, 4 दृष्टिकोण को मिला करके हैं। एक मैंने बताया व्यापक दृष्टिकोण, एक संकुचित दृष्टिकोण, और एक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, और एक पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण। ये 4 दृष्टिकोण इसके क्षेत्र विषय क्षेत्र के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन की क्या उपयोगिता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन की उपयोगिता क्या है, सबसे पहले ये बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इसकी क्या उपयोगिता है, ये सबसे पहले जाना जाए। तो किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। लोक प्रशासन की उपयोगिता निम्न रूपों में देखी जा सकती है। किन किन रूपों में लोक प्रशासन की खास करके उपयोगिता हम देख सकते हैं। पहली चीज़ तो सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणा स्रोत लोक प्रशासन ही होता है। अगर समाज में कोई परिवर्तन करना है तो लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होना संभव नहीं होता है। क्योंकि जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग विरोध भी करने लगते हैं कभी कभी लोक प्रशासन का, तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं पे क्या होता है भाई, लोक प्रशासन का विरोध जो होता है वो मतलब लोक प्रशासन का नहीं, सामाजिक जब रूढ़ियाँ या सामाजिक परंपराएं जो होती हैं, खास करके जब सामाजिक परंपराओं में क्या होता है भाई, सामाजिक परंपराओं को बदलना होता है तो प्रशासनिक मामले ही सामने आते हैं और फिर वो बदलते हैं चीज़ों को। तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से मदद करते हैं आपकी। तो ये उपयोगिता होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो अच्छे तरीके से फिर समाज सही तरीके से नहीं चल पाएगा। समाज एक प्रकार से सीमित दायरे में बंद करके केवल रह जाएगा, उसका व्यापक धरातल समाज को नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए समाज में, और इस सामाजिक परिवर्तन को खास करके मोटिवेशन प्रदान करता है लोक प्रशासन। दूसरी बात यह है, इसलिए हमको उपयोगिता है लोक प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन की सफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर है। अगर लोक प्रशासन को ध्यान में रखा जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को मैनेज करना, लोगों पर शासन कैसे करना है उसको लेकर के नियम, और लोगों के हित में बारे लोक कल्याणकारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको शासन करना है। ऐसा नहीं कि एक प्रकार से हमको तानाशाही चलानी, नहीं, उसको लोक प्रशासन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा मैनेज करना ताकि जनता और कार्यपालिका के सदस्य लोग, न्यायपालिका सभी के सदस्य आपस में क्या हों, जुड़े हुए हों, और आपस में एक परिवार का सदस्य लोगों को समझ रहे हो, समन्वित हो, तारतम्यता हो सभी में। तो कहीं ना कहीं पे लोक प्रशासन की इसीलिए उपयोगिता, चूंकि प्रशासन सफल तभी हो पाएगा जब वो लोक प्रशासन होगा। कोई प्रशासन तभी सफल होगा जब वह क्या होगा, लोक प्रशासन होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा जब वो खास करके जो है वेलफेयर की बात करेगा, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेगा। तीसरी तीसरी उपयोगिता इसीलिए है लोक प्रशासन की, क्योंकि लोक प्रशासन जनता के क्या होते हैं, सेवक होते हैं। ऐसा नहीं कोई पुलिसकर्मी है तो भाई वो जनता के लिए बना है, जनता के टैक्स के पैसे से उसको पैसा मिलता है। कोई बड़े पद पर है या जनता ने किसी नेता को चुना है, नेता के पास ये नहीं कि वो भाई पैसा नेता खुद कमा रहा है। ये लोग कहते हैं बहुत सारे नेता नगरी की, भाई ये हमने किया वो हमने किया, दुनिया भर का बोलते रहते हैं। तो ये उन्होंने नहीं किया है, ये आपके टैक्स के पैसे से हुआ है, ये आपके खून पसीने की कमाई हुए रोटी की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो अनाज आपने खाया है और उसके खाने के बाद में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसी पैसे के अंश से वो एक प्रकार से सड़कें बनवा रहे हैं, वो नहरें बनवा रहे हैं, वो सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं या अन्य कोई काम कर रहे हैं। तो वो हम ही लोगों के पैसे से गया है, ठीक है। अब इसमें किसी का ज़्यादा भाग है, किसी का कम भाग है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ये कभी मत सोचिएगा कि ये लोग क्या हैं, बहुत बड़े पदवी पर हैं, हम लोग बहुत छोटे, तो ऐसा मत कभी विचारधारा नहीं लाना है। आप लोग या हम लोग क्या हैं,
हम लोग एक प्रकार से जिम्मेदार नागरिक हैं भारत देश के, और इसमें हमको अपना एक प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम लोग अपने आप में हैं। कोई ये नहीं है कि भाई हम पर वो दबाव है किसी प्रकार का। स्वतंत्र हो आप, प्रकृति के यहाँ से स्वतंत्र हो, तो कोई प्रकार का भेदभाव, कोई प्रकार का ऊंच नीच, कोई प्रकार का ये नहीं है किसी में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोक प्रशासन जनता के सेवक होते, सबसे पहली बात, इसलिए उपयोगी है। चौथी बात यह है कि लोक प्रशासन के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आता है, तो ये मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य का आधार जो होता है लोक प्रशासन होता है। अगर कोई राज्य, कोई स्टेट या कोई देश लोक कल्याणकारी होगा, तो लोक कल्याणकारी का मतलब क्या होता है, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जब वह राज्य या देश कानून बनाता है और फिर शासन करता है सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, तो वो देश लोक प्रशासनिक दृष्टि से खास करके वो पब्लिक वेलफेयर कंट्री होती है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता है लोक कल्याणकारी राज्य की, मतलब उसकी लोक प्रशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा नंबर, कल्याणकारी राज्यों में लोक प्रशासन का महत्व बताइए। देखिए, तो कल्याणकारी राज्यों में लोक प्रशासन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए समझते हैं कौन कौन से महत्व है। तो पहला महत्व है कि भाई सभ्यता का संरक्षक है। जो सभ्यताएं होती हैं उन सभ्यताओं का संरक्षक होता है लोक प्रशासन। इसके अलावा सामाजिक प्रेरणा स्रोत का काम करता है लोक प्रशासन। सरकार की कार्यकुशलता में सहायता प्रदान करता है लोक प्रशासन। इसके अलावा आप देखेंगे लोक प्रशासन और भी चीज़ों में भागीदारी निभाता है। खास करके आप देखते हैं समस्याओं के प्रति जागरूकता करवाना हुआ, जागरूक करना हो समाज को, तो वो भी एक प्रकार से लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अलावा जनता के सेवक होते हैं लोक प्रशासन, इसीलिए पब्लिक वेलफेयर कंट्री बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लोक प्रशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा छठी उपयोगिता ये है, राज्य सत्ता और नागरिक अधिकारों के मध्य की कड़ी का काम भी करता है लोक प्रशासन, ठीक है। तो राज्य सत्ता और नागरिक अधिकार कौन कौन से, जैसे बहुत सारे अधिकार आपको अनुच्छेद, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको पता होगा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई संविधान में। तो आपके कुछ अधिकार हैं, जैसे कि आप स्वतंत्र हो, आप कहीं पूरे देश में आ जा सकते हो, कहीं पर व्यापार कर सकते हो, आप सभी लोग समान हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ऐसी एक प्रकार से कोई धारणा, या एक प्रकार धारणा का मतलब समझ रहे हैं कि भाई कोई नीच नहीं, जाति पात धर्म लिंग जन्म स्थान प्रजाति किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 कहता है। कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति न ऊंचा है न बड़ा है, सभी को समान दंड दिया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। नौकरियों में कोई प्रकार का एक प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 ही कहता है, यही जो नौकरियों वाला बताया मैंने। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 17 कहता है जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किसी व्यक्ति को कोई उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं, जैसे राजा महाराजा धीराज परम भट्टारक, ये दुनिया भर का जो चीज़ें होती थी ये लोग अब मतलब ये अधिकार धारण नहीं कर सकते आप, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ें हैं तो ऐसे सेना की उपाधियां हैं, इन चीज़ों को आप रख सकते हैं, बाकी नहीं। अगला है मानव जीवन का अटूट संबंध। मानव जीवन का अटूट संबंध भी लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए लोक प्रशासन की भूमिका खास करके एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका आ चुका है, नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो नवीन नवीन मतलब जो नया लोक प्रशासन है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र, नवीन लोक प्रशासन निम्न बिंदुओं पर ध्यान दे रहा है इस समय। किन बिंदुओं पर, यानी वर्तमान प्रशासन के बारे में। तो पहला तो ये है कि भाई स्वायत्त अनुशासन पर बल दे रहा है, स्वायत्त अनुशासन पर एक प्रकार से कि खुद से लोग अनुशासित हों, ठीक है, इस पर बल दे रहा है। इसके अलावा राजनीति और प्रशासन के द्वैत भाव की समाप्ति कर रहा है। राजनीति और प्रशासन जो है एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के दो पक्ष हैं, इनको भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे यही दोनों भाव के राजनीति के अंतर्गत आते हैं, इन चीज़ों को भी खत्म करने का काम किया। इसके अलावा वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक की अस्वीकृति, इसको भी एक प्रकार से इन बिंदुओं पर ध्यान दे रहा है। खास करके अभी तक जिन चीज़ों को लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं बनाया गया था उनको उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जा रहा है, अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है, नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन हो रहा है,
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठनों के व्यवहारवादी अध्ययन पर बल भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे लोक प्रशासन में खास करके नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है प्रशासन के 5 प्रमुख लक्षण बताइए। प्रशासन के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रशासन के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो प्रशासन के 5 लक्षण निम्न हैं, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, आसानी से आप बता पाएंगे। पहला लक्षण क्या है भाई? पहला लक्षण है प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। किससे होता है? सभी की समस्याओं से होता है, पब्लिक की समस्याओं से होता है, लोगों की समस्याओं से होता है। किसका संबंध? खास करके प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। ठीक है, तो पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या होता है? प्रशासन का संबंध किससे होता है? सरकारी कार्यों से होता है। ठीक है। तीसरा, सरकार की सामान्य नीतियां कार्य रूप में परिणित होती हैं। ठीक है, सामान्य जो सरकार की सामान्य नीतियां होती हैं वो कार्य रूप में क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती, परिणित होती हैं। इसके अलावा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है, यानी सरकार क्या है और सरकार क्यों है, इन दोनों का जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन देने का प्रयास करता है और इन्हीं का संबंध स्थापित करता है प्रशासन का संबंध सरकार के। ठीक है। पांचवी बात यह है कि प्रशासन सरकारी कार्यों का निर्देशन और संचालन करता है। क्या करता है प्रशासन? सरकारी कार्यों का निर्देशन यानी डायरेक्शन और संचालन यानी कार्यान्वयन करना हुआ कोई नीतियों का। आप देखते हैं कानून बनता कहाँ पर है? संसद में बनता है कानून, यानी कि व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण होता है, लेकिन उसको चलाता कौन है? अच्छा देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर समझ लो। व्यवस्थापिका जो होती है जिसको आप संसद कहते हैं, तो उसमें क्या बनता है? कानून बनता है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका में क्या बनता है भैया? व्यवस्थापिका में आपका कानून बन जाता है। ठीक है, अब उस कानून को ये देखना कि भाई ये कानून सही बना है या फिर ये कानून गलत बना है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये काम न्यायपालिका करती है। ठीक है, कि ये कानून सही है या गलत है। तो ये आता और लागू कौन करवाता है पब्लिक में? तो लागू करवाते हैं पब्लिक में कौन भाई? जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो लागू करवाते हैं। कार्यपालिका में जैसे कि पुलिसकर्मी, डीएम, एसडीएम, जितने सरकारी सर्विस वाले, सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, सब कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप में मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी या भूमिका निभाने वाले हैं वो कार्यपालिका के सदस्य ही होते हैं, और बाकी न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के लोग भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा में खास करके कौन होते हैं? जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक प्रकार से प्रशासन के 5 लक्षण जो कि मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के रूप में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख कीजिए। विधायी नियंत्रण का मतलब तो कानून संबंधी नियंत्रण, विधायी माने कानून। ठीक है, तो प्रशासन पर यानी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कानूनी नियंत्रण होता है उसके रूप में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो संवैधानिक व्यवस्था के रूप में आम निर्वाचन, मतलब जो सामान्य निर्वाचन होता है, मतदान होता है, तो उसके बाद प्रथम और प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति एक प्रकार से सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है कि भाई सरकार की नीतियों पर काम कर रही है और आगे की नीतियों पर काम करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के बाद उस पर वाद विवाद होता है। संसद भवन में सभी लोग जो बैठे रहते हैं तो वो एक प्रकार से वाद विवाद करते हैं, और इसमें प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है सफल साधन प्रतीक होता है। यानी कहीं ना कहीं पे यहीं पर खास करके प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि अगर प्रशासन पर नियंत्रण भी नहीं रखा जाएगा तो प्रशासन मनमानी करने लगेगा कभी कभी। तो प्रशासन पर नियंत्रण भी जरूरी होता है ताकि प्रशासन निरंकुश ना हो जाए। ठीक है, यानी प्रशासन अपने मन से सारी चीज़ें ना करने लगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, संगठन के प्रमुख आधार बताइए। संगठन के मुख्य रूप से 4 आधार होते हैं। पहला आधार होता है उद्देश्य, यानी किसी भी संगठन को बनाने से पहले एक योजना जो बनती है या फिर कोई संगठन बनता है तो संगठन को बनाने से पहले एक उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है कि भाई हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं, हम लोगों को अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक उद्देश्य सबसे पहला आधार संगठन बनाने का। दूसरा आधार ये कि भाई प्रक्रिया,
संगठन बिना प्रक्रिया के नहीं चलता है, तो सिर्फ एक प्रक्रिया होना परम आवश्यक है। तीसरा आधार क्या होता है? व्यक्ति का होना। संगठन बिना व्यक्ति के तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और चौथी बात, संगठन में एक प्रकार से एक क्षेत्र भी होना चाहिए, किस क्षेत्र का संगठन है, किस क्षेत्र में काम करने वाला है और उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, किस मतलब कि किन क्षेत्रों के लिए बनाया गया, किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो ये सब संगठन के 4 आधार होते हैं मुख्य रूप से। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया। 8वां प्रश्न आपका, संगठन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। संगठन के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। आप कौन कौन से हैं भाई संगठन के प्रमुख सिद्धांत? संगठन के सिद्धांत मतलब क्या, संगठन बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। संगठन का पहला नियम क्या होता है भाई? प्राधिकार। दूसरा नियम होता है नेतृत्व करना। सबसे पहला तो भाई अधिकार होना चाहिए। संगठन पर अगर अधिकार है तो एक प्रकार से संगठन में अधिकार का या प्राधिकार का होना चाहिए। उसके बाद नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। संगठन में पद सोपान मतलब क्या होता है? पद सोपान का सीधा सा मतलब होता है ऊंच नीच का क्रम या ऊंच नीच का संस्तरण, ठीक है। यानी कि ऊंच नीच के संस्तरण का मतलब क्या होता है? पद सोपान का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के नीचे मान लेते हैं हेड मास्टर हो गया, फिर एक टीचर हो गया, मानी मास्टर हो गया, फिर मास्टर से नीचे कौन मान लेते हैं? चपरासी हो गया, क्लर्क हो गया, बाबू हो गया। तो ये सब क्या है? पद सोपान है। सभी का पद एक प्रकार से क्या है? स्तरीकरण के हिसाब से फिक्स है, यानी कोई ऊंचे पद पर है, कोई नीचे पद पर है, ये काम उसको करना, वो काम इसको करना। तो ये सब होना पद सोपान संगठन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में समन्वय, सभी व्यक्ति में जितने भी संगठन के सदस्य हैं उनमें समन्वय का होना परम आवश्यक। समन्वय का मतलब होता है आपस में तालमेल बना करके काज करना, ठीक है। 5वां चीज़ है आदेश की एकता। अगर मान लेते नेतृत्व करने वाला जो है वो आदेश दे कि भाई ये काम करना है सभी को, तो उस काम में जुट जाना, यानी एकता के साथ सभी लोगों को मिला करके सभी लोग उस काम के लिए तत्पर हों, तो होता है संगठन के प्रमुख सिद्धांत में ये चीज़ भी आती है। इसके अलावा नियंत्रण, यानी नेतृत्वकर्ता का या फिर जो उसमें अधिकारी हो, सर्वोच्च अधिकारी, उसका नियंत्रण सभी पर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से संगठन अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसके अलावा हस्तांतरण भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि भाई एक ही लोगों के पास संगठन का नेतृत्व हो सकता है कि नेतृत्व किसी मतलब की परिस्थिति आए तो दूसरे के हाथ में भी जा सकता है, यानी हस्तांतरण या चीज़ों का हस्तांतरण या एक प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण, इसी में मतलब संगठन में एक प्रकार से जो नेतृत्व करता है उसका भी हस्तांतरण होना चाहिए। या अपनी विचारधारा दूसरी विचारधारा मतलब कि दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए, कि ताकि अगर बाई चांस कोई व्यक्ति ना रहे जो मेन हेड है तो दूसरा उसके स्थान पर अपना काम कर सके, ठीक है। इसके अलावा निर्णय लेना, निर्णय लेना यानी कि निर्णय लेना सबसे बड़ी बात होती है संगठन में, खास करके चूंकि संगठन का उद्देश्य जो होता है, खास करके जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, अगर उस उद्देश्य के बीच में कोई ऐसी तत्कालिक निर्णय लेने की एक प्रकार से ज़रूरत पड़ती तो निर्णय तुरंत ले, तत्काल ले, और एग्जैक्ट निर्णय लेना एक प्रकार से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को सिद्ध करता है। तो ये सब का होना परम आवश्यक है संगठन के रूप में। तो संगठन के सारे सिद्धांत ही हैं। 9वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 9वां प्रश्न आपका है कि भारत के प्रमुख स्टाफ अभिकरण बताइए। तो भारत के प्रमुख स्टाफ अभिकरण कौन कौन से भाई? पहला प्रधानमंत्री सचिवालय, ये स्टाफ अभिकरण है। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियां बहुत सारी हैं। तीसरा क्या हो सकता है आप देखेंगे अभी। तीसरा आपका है भाई क्या? तीसरा है मंत्री परिषद सचिवालय, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री सचिवालय होती है, एक मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं, एक मंत्री परिषद सचिवालय होते हैं, एक केंद्रीय जांच ब्यूरो है जिसको आप CBI बोलते हैं। इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग होता है UPSC जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा योजना आयोग होता है, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये सब क्या होते हैं? भारत के प्रमुख स्टाफ अभिकरण हैं। इन सभी का नाम ध्यान रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, मंत्रिपरिषद सचिवालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलें। 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ब्यूरो पद्धति क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो पद्धति क्या है भाई? ब्यूरो पद्धति की बात की जाए तो जब किसी विभाग का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, कोई विभाग है तो उसका अध्यक्ष क्या होता है? कोई एक व्यक्ति होता है। तो क्या होता है इस स्थिति में? तो जब क्या हो, जब किसी विभाग का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है तो वह ब्यूरो पद्धति का संगठन कहलाता है। विभिन्न देशों में प्राय यही पद्धति अपनाई गई है। इसमें विभाग के निर्देशन तथा निरीक्षण का दायित्व एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित रहता है। उदाहरण के स्वरूप रेल मंत्री रेलवे विभाग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है।
रक्षा मंत्री रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष होता है। तो एक प्रकार से ये ब्यूरो पद्धति होती है, इसी को ब्यूरो पद्धति कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति है तो खास करके किसी विभाग का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, तो खास करके ब्यूरो पद्धति का ही संगठन वो कहलाता है कि भाई ब्यूरो पद्धति के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोक निगम बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोक निगम के बारे में अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले लोक निगमों की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, और वहाँ सबसे पहले 1904 ईस्वी में पनामा रेल रोड कंपनी नामक निगम की स्थापना की गई थी अमेरिका में। और इसके बाद निगमों की स्थापना में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। और अमेरिका के प्रमुख निगमों की अगर बात की जाए तो निम्न प्रकार से हैं। अमेरिका में कई सारे लोक निगम हैं। इनमें से पहला जो लोक निगम है वो है पनामा रेल रोड कंपनी। 1904 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में पुनर्निर्माण वित्त निगम बना 1933 में। फिर लगभग 1933 ईस्वी में ही टेनेसी घाटी निगम बना 1933 में। इसके बाद में उसके 7 वर्षों के बाद में 3 लोक निगमों का एक प्रकार से उद्घाटन हुआ। एक तो प्रतिरक्षा निगम 1940 में ही, और प्रतिरक्षा पूर्ति निगम 1940 में, और रबड़ विकास निगम 1940 में। तो एक प्रकार से एक तो 1904 में हुआ पनामा रेल रोड कंपनी 1904 में, बाकी 2 पुनर्निर्माण वित्त निगम और टेनेसी घाटी निगम ये 1933 में। और उसके 7 वर्षों के बाद में आप देखते हैं तो 1940 में प्रतिरक्षा निगम, रबड़ विकास निगम और प्रतिरक्षा पूर्ति निगम, इन सभी का एक प्रकार से क्या हुआ, स्थापना खास करके होती है कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये सब क्या है, लोक निगम है कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका की। समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ा जाए। तो ब्यूरो प्रणाली मैंने आपको बता ही दी थी। ब्यूरो प्रणाली के कई सारे गुण भी होते हैं और उसके खास करके कुछ दोष भी होते हैं। जैसे अगर ब्यूरो प्रणाली के गुण की बात की जाए तो ब्यूरो प्रणाली को खास करके एकल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, ब्यूरो को एकल कहते हैं। और एक होता है बोर्ड, यानी बहुल अध्यक्षता वाला। तो इसमें बहुल बोर्ड या फिर एक प्रकार से बोर्ड की बात की जाए कि बोर्ड पद्धति, तो बोर्ड और ब्यूरो 2 पद्धतियाँ होती। ब्यूरो पद्धति में विभाग का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, और बोर्ड पद्धति में क्या होता है कि उसका अध्यक्ष कई सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ब्यूरो प्रणाली में क्या होता है, जब एक ही व्यक्ति विभाग का अध्यक्ष होता है तो जल्दी से निर्णय ले सकता है वो, उद्देश्य की एक रूपता सब पाई जाती है, अनुशासन बना रहता है, उत्तरदायित्व भी एक प्रकार सही तरीके से निभाता है वो, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना संभव हो पाता है, मितव्ययिता होती है, कम खर्च होता है, उत्साह व लगन के साथ वो व्यक्ति काम करता है, नीति और उद्देश्यों की सुनिश्चितता बनी रहती है। तो ये सब ब्यूरो प्रणाली के खास करके गुण होते हैं। ब्यूरो प्रणाली के दोष भी हैं, चूँकि अगर एक ही व्यक्ति विभाग का अध्यक्ष होगा तो अपनी मनमानी भी कर सकता है, यानी कि प्रशासन में निरंकुशता आ जाती है, त्रुटियां हो सकती हैं। हो सकता है कि अकेले अगर कोई निर्णय ले लिया और सोचा विचारा ज़्यादा नहीं तो त्रुटियां भी तमाम सारी हो सकती, गलतियां हो सकती हैं। और ऐसे में जब बोर्ड होता है तो बोर्ड में क्या होता है, सभी लोग विचार विमर्श करके फिर चीज़ें करते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर विभाग का संपूर्ण नेतृत्व हो जाता है तो क्या होता है, लेट भी हो जाता है, विलम्ब हो जाता है काम करने में, और भी तमाम सारी चीज़ें होती है, अविवेकपूर्ण काम हो जाता है कभी कभी, अलोकतांत्रिक पद्धति मानी जाने लगती है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। बोर्ड प्रणाली आपको पता होगा, या इसको आप बोर्ड प्रणाली को बहुल प्रणाली भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोर्ड प्रणाली क्या होती है कि बोर्ड प्रणाली की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसका निरीक्षण और निर्देशन जो होता है, इसका दायित्व कई व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। उसे मंडल या फिर आयोग में बांट दिया जाता है। खास करके मंडल या फिर एक प्रकार से आयोग प्रणाली में उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, तमाम सारे लोगों को, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर नहीं होती। ठीक है, किसी भी विभाग की, तो वो होता है बोर्ड का एक प्रकार से। तो बोर्ड ब्यूरो, मतलब कि बोर्ड और ब्यूरो 2 क्या होती हैं, खास करके 2 पद्धतियाँ होती हैं। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना कहाँ की गई है। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है, और कुछ क्षेत्रों में सरकार निजी उद्यमियों के सहयोग से कार्य करती है, जिसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग का नाम दिया जाता है। क्या होता है इसमें कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, सरकार जो होती है निजी उद्यमियों के सहयोग से कार्य करती है।
स्वतंत्र नियामकीय आयोग में मतलब क्या होता है कि जब सरकार क्या होती, कुछ क्षेत्रों में सरकार जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके साथ मिल करके कार्य करती है, तो वो खास करके स्वतंत्र नियामकीय आयोग उन्हीं को कहा जाता है। कांग्रेस विधि द्वारा आयोग की स्थापना करती है और उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से किया जाता है। खास करके अमेरिका में ऐसी पद्धति आपको मिलेगी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से। प्रश्न है कि आयोग किस प्रकार राष्ट्रपति के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। तो आयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण से 3 कारणों से स्वतंत्र होता है। पहला तो आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 से 7 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से लंबा होता है आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, इसीलिए भाई आयोग के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और उनसे स्वतंत्र होते हैं राष्ट्रपति के नियंत्रण से। ठीक है, राष्ट्रपति उन पर एक प्रकार से अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाता, यानी राष्ट्रपति सभी सदस्यों को एक साथ नियुक्त नहीं कर सकता है और ना ही एक प्रकार से उनकी रिटायरमेंट मान लेते 7 साल तक सदस्य रह सकते हैं किसी भी एक प्रकार से आयोग में। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रपति हो सकता है कांग्रेस की सरकार रही हो तब बने हो तमाम सारे आयोग के लोग, और उसके बाद में अभी तो 2 साल पहले ही राष्ट्रपति ख़त्म हो जाए या फिर कई ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि 7 साल सदस्य मतलब के अध्यक्ष मतलब आयोग के सदस्य की एक प्रकार से वैलिडिटी होती है। दूसरी बात, आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति के पास सीमित अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी आयोग के सदस्य को पदच्युत यानी कि एक प्रकार से उसके नौकरी से निकाल सके। ठीक है, ये इसका अधिकार बहुत कम होता है राष्ट्रपति को। तीसरी बात ये कि राष्ट्रपति आयोग के निर्णयों को बदल नहीं सकता। आयोग जो भी निर्णय करेगा उसको राष्ट्रपति बदल नहीं सकता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है। मुख्य कार्यपालिका के क्या कार्य होते हैं इसको बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोक निगम मैंने आपको बताया भी था लोक निगम के बारे में। लोक निगम वही होता है जैसे कि सरकारी निगम सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने के लिए या कोई वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा बनाई गई एक प्रकार से क्रिया, एक प्रकार से एक व्यवस्था होती है, उसी को लोक निगम कहते हैं। लोगों के खास करके निगम एक ऐसा निकाय होता है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है, बस। ठीक है, तो निगम के द्वारा क्या होता है, निगम के द्वारा क्या होता है, लोगों की एक प्रकार से सुविधा के लिए खास करके बनाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि इसमें विशेष अधिनियम होते हैं, एक जो है संस्था खास करके होती है एक प्रकार की ये। ठीक है, और कई चीज़ें होती हैं इसमें। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य बताइए। मुख्य कार्यपालिका के कार्य बताइए, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो मुख्य कार्यपालिका के कई सारे कार्य होते हैं। पहला कार्य है प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना। मुख्य कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं खास करके वो प्रशासकीय नीति यानी कि प्रशासन को कैसे चलाना है इसको लेकर के नीति का निर्माण करना। नीति मतलब क्या होता है, नीति माने होता है कि वो बताना, कानून बताना कि भाई किस नीति पर काम होगी, क्या एक प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब नीतियों को बनाना ये मुख्य कार्यपालिका का काम होता है कि कैसे प्रशासन करना है उसका एक नियम बनाना। दूसरी बात है संगठन का अध्ययन करना, ये भी खास करके मुख्य कार्यपालिका के ही काम होता है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति करना और पदच्युति करना, ये भी क्या होता है, मुख्य कार्यपालिका का ही काम होता है। मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही कर्मचारी जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, उनकी पदच्युति यानी उनको रिटायरमेंट दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा निर्देश और आदेश देने का अधिकार भी मुख्य कार्यपालिका के पास होता है। मुख्य कार्यपालिका के सदस्य जो है खास करके आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें सरकारी कार्यों को खास करके ध्यान में रख करके वही सरकारी कार्यों में जितने भी लगे लोग हैं। 5वां है कार्यों का निरीक्षण करना और वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण करना, ये सब मुख्य कार्यपालिका का ही काम होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, आ चुका आपकी स्क्रीन पर। लोक सेवकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। लोक सेवक जो होते हैं जो कि लोगों की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। लोक सेवक एक प्रकार से व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक ऐसा पद है लोक सेवक का जो कि एक प्रकार से लोगों की रक्षा के लिए लोगों के जो है उचित सुविधा के लिए काम करता है। तो लोक सेवक जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो लोक सेवक जैसे कि आप देखते हैं किसी ऑफिसर बनाना हुआ
या जैसे डीएमओ की परीक्षा होती है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी की परीक्षाएं होती हैं, तो कैसे नियुक्ति होती वही आपसे पूछा जा रहा है। नियुक्ति, लोक सेवकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता की जांच कई विधियों से की जाती है। जैसे कि सबसे पहली बात, लिखित परीक्षा करवाई जाती है, मौखिक परीक्षा भी होती है, कार्य संपन्नता की परीक्षा भी होती है, शिक्षा, अनुभव, शारीरिक जांच, इन सभी का मूल्यांकन होता है, बुद्धि की भी परीक्षा होती है। तो ये सारी परीक्षाओं को जो व्यक्ति पास करता है वो लोक सेवक बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, लोक सेवक यानी कि जैसे जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग करवाता नहीं, यूपीएससी परीक्षाएं करवाता है यूपीएससी। तो यूपीएससी जो परीक्षाएं करवाता है, तो आप उन परीक्षाओं को जब पास करते हैं तभी आपको एक प्रकार से कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है, तभी आपको सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी आपकी लग जाती है। तो सरकारी नौकरी लगना वो लोक सेवक बन जाना ही है। ठीक है, जैसे आईएएस कोई व्यक्ति बन गया तो लोक सेवक हो गया। ठीक है, वो लोक सेवक है, लोगों का सेवक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोक सेवकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता की जांच इन तमाम प्रकार की विधियों के द्वारा की जाती है। या तो लिखित परीक्षा होती है, या मतलब कि या नहीं, उसमें सारी परीक्षाएं, जैसे आईएएस की परीक्षा कैसे होती है, पहले आप देखते हैं प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव का, फिर मेंस होता है लिखित का, फिर आपका देखते हैं वो होता है मौखिक परीक्षा होती है, यानी इंटरव्यू होता, साक्षात्कार होता है, फिर कार्य संपन्नता की परीक्षा आपकी हो सकती है, शिक्षा, अनुभव, शारीरिक जांच, इन सभी का मूल्यांकन इन परीक्षाओं के माध्यम से ही ले लिया जाता है। बुद्धि की परीक्षा का प्रयोग आप देखते हैं इंटरव्यू में ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी विधियाँ होती है, जिसके कारण से लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न है आपका कि प्रशिक्षण के प्रकार बताइए। प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण के जो है प्रकार, तो प्रशिक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार से दिया जाता है। पहला प्रकार है अनौपचारिक प्रशिक्षण, जो कि अनुभव पर आधारित होता है। दूसरा है औपचारिक प्रशिक्षण, जो प्रशासकीय विद्यालयों में दिया जाता है। प्रशासकीय विद्यालय मतलब कि जो प्रशासन के अंतर्गत या प्रशासनिक विश्वविद्यालय है, यानी कि जो सरकारी विश्वविद्यालय या फिर एक प्रकार से जो प्रशासन के अंतर्गत संचालित होने वाले विश्वविद्यालय या विद्यालय हैं, उनमें दिया जाने वाला जो प्रशिक्षण होता है वो औपचारिक होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुभव से ही प्रशिक्षण देता है, किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग खास करके कहा जाता है अंग्रेजी में प्रशिक्षण को। तो प्रशिक्षण को दो तरीके से, एक तो अनौपचारिक रूप से, कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पहले से अनुभवी है तो वो ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को किया है अच्छे तरीके से और अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो वो व्यक्ति या तो ट्रेनिंग आपको दे सकता है, या फिर ट्रेनिंग वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर ट्रेनिंग का एक प्रकार से प्रशासकीय कोई स्कूल या कोई संस्था होगी। ठीक है, तो प्रशिक्षण खास करके 3 प्रकार से दिया जाता है औपचारिक, यानी जो स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है। पहला, किसी सेवा में आने के पहले प्रशिक्षण आपको दिया था, ट्रेनिंग दी जाती। किसी भी सेवा में आप नौकरी की परीक्षा पास किए तो उसमें आपको ज्वाइनिंग करनी, तो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग वही जो प्रशिक्षण होता है उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। तो किसी सेवा में या किसी नौकरी में जाने से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। दूसरी बात, सेवा में प्रवेश पाने के बाद प्रशिक्षण होता है। आप अगर प्रवेश पा भी गए किसी सेवा में तो उसके बाद में भी आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि आप खास करके नौकरी लगने से पहले आपके क्या होता है, शिक्षा प्रशिक्षण होता, ट्रेनिंग होती है। फिर सेवा में जाने के बाद में भी ट्रेनिंग आपकी लगातार होती रहती है। उसके बाद में सेवा काल के दौरान भी आपका प्रशिक्षण होता रहता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं पे ये 3 तरीके से, एक तो सेवा में पहले से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, एक सेवा में बाद, और सेवा में प्रवेश के बाद, और फिर लगातार आपकी सेवा काल के दौरान जो है आप जब नौकरी पा जाते हो उसके बाद में भी आपका शिक्षण या प्रशिक्षण चलता रहता है। ठीक है, शिक्षण कहना उचित ना होगा, ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, यानी प्रशिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका कि लोक सेवकों की भर्ती की विधियां बताइए। तो लोक सेवकों की भर्ती के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली तो भाई सीधी भर्ती होती है, और दूसरी होती पदोन्नति के द्वारा भर्ती। तो सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है कि जो एक समान योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के मध्य खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यानी लोक सेवकों की जो भर्ती होती है खास करके वो परीक्षा देकर क्या तो होती है। परीक्षा मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति को हमको आईएएस पीसीएस बनाना है, या पुलिस की भर्ती, या फिर दरोगा की भर्ती निकालनी है, तो यूपीएसआई की भर्ती, या आप देखते हैं एमपीएसआई, या फिर कई सारी एसआई जो होती हैं, या फिर किसी भी चीज़ की हमको भर्ती निकालनी, तो यूपीएससी जो परीक्षाएं करवाता है, एनडीए वगैरह की परीक्षाएं सब यूपीएससी करवाता है, या फिर और भी संस्थाएं हैं जो कि परीक्षाएं करवाती हैं।
तो या तो भाई लोक सेवकों की भर्ती की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक तो सीधी भर्ती होती है कि भाई नए नए युवकों को हमको डायरेक्ट परीक्षा दें और परीक्षा पास करें और फिर जा करके बड़े पद पर हों, ठीक है। दूसरा होता है कि पदोन्नति के द्वारा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, शासन में है, तो डायरेक्ट वो जो है डीएम एसडीएम बन सकता है, ठीक है। अगर कोई पुलिस है, वो अच्छा काम किया या बहुत ज़्यादा काम कर दिया, बढ़िया काम किया दरोगा, फिर उससे मतलब कि कोई पहले मान लेते हैं बना, पुलिस की नौकरी मिली उसको, अब पुलिस में बढ़िया काम किया, डबल स्टार मिलकर दरोगा बन गए, फिर और बढ़िया काम किया, उससे और ऊपर एसओ वगैरह बन गए, फिर और काम किया और ऊपर एसपी डीएसपी कमिश्नर ये सब बनते चले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या होता है, ये सब लोक सेवकों की भर्ती की विधियां होती हैं, ठीक है। तो या तो भाई परीक्षा करवा करके डायरेक्ट आपका एडमिशन मतलब कि आपको एक प्रकार से नौकरी मिल जाए, एडमिशन मतलब कि वो परीक्षा जो होती है डायरेक्ट आईएएस मतलब कि यूपीएससी की परीक्षा जो होती है, या तो उसके दौरान आपकी मतलब कि वो करवा करके आपको एक प्रकार से क्या किया जाएगा, लोक सेवक बनाया जाएगा, या तो फिर आपकी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, पदोन्नति के द्वारा, यानी कि आपका प्रमोशन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका है प्रशिक्षण की प्रणालियाँ बताइए, प्रशिक्षण की प्रणाली बताएं कौन कौन सी। तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की कई सारी प्रणालियाँ होती हैं, उन प्रणालियों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहली ट्रेनिंग की प्रणाली होती है, प्रकार होता है अनुभव के द्वारा प्रशिक्षण। सबसे पहले जो लोग वहाँ पर होते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग को दे रहे होते हैं, वो प्रशिक्षित होते पहले से ही ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं और ट्रेनिंग को उन्होंने जिया भी होता है। ट्रेनिंग करके वो सारी चीज़ों सारी ट्रेनिंग उनकी मतलब हो चुकी होती है, तो वो अनुभव किए होते हैं सारी चीज़ जीवन को। तो कहीं ना कहीं पे वो जब ट्रेनिंग देंगे, आपको प्रशिक्षण देंगे, तो अनुभव के द्वारा खास करके। तो सबसे पहली बात अनुभव द्वारा प्रशिक्षण, ये जो है प्रणाली है एक प्रकार से प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की। दूसरी ट्रेनिंग की जो खास करके जो प्रणाली है, वो है व्याख्यानों के द्वारा, आपको लेक्चर्स के माध्यम से समझाया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके अलावा पत्र व्यवहार के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, पत्र में सारी चीज़ें लिख करके आपको बता दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है। चौथी बात ये कि सामान्य सूचनाओं के द्वारा आपको कोई सूचना दे करके भी बताया जा सकता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, इस प्रकार से ट्रेनिंग आपकी करनी है। इसके अलावा सम्मेलनों और वाद विवाद के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सम्मेलन करवा लिया, अगर कोई सम्मेलन हो गया, फिर ठीक है, या फिर इसके अलावा वाद विवाद हो गया, तो ये इन सभी के द्वारा भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हो जाता है लगभग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण की कई सारी प्रणालियां हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। वैसे सारी चीज़ें आपको मैं समझा करके ही बता रहा हूँ, ताकि आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएं और आप कोई चीज़ कठिन ना लगे आपको। अगला प्रश्न आपका 18वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पदोन्नति की विधियां। पदोन्नति का मतलब क्या होता है, पद में उन्नति होना, यानी कि आप मान लेते हैं जो है क्या थे, आप सिपाही थे, ठीक है, हवलदार थे, आप हवलदार से क्या हो गए, दरोगा हो गए, दरोगा से फिर और ऊपर उठ गए, ठीक है, यस्सो हो गए। तो ये सब क्या है, ये पदोन्नति आपकी हो रही है, ठीक है, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो उसी को पदोन्नति कहते हैं। तो इसकी कई विधियां होती है पदोन्नति की कई विधियां होती है, मतलब दो विधियां लगभग, ठीक है। कौन कौन सी, पहली तो ये भाई कि ज्येष्ठता या वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में वरिष्ठ उसी को माना जाता है जो सेवा में पहले से आए हुए हैं, भले ही वो एक प्रकार से उतने ज़्यादा टैलेंटेड ना हो कोई व्यक्ति, लेकिन क्या हुआ कि भाई वो लगभग 25 सालों से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले प्रमोशन उसको या तो मिल जाए, मतलब प्रमोशन या तो आपके लगातार काम करने से, यानी कि वरिष्ठता के हिसाब से मिलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आप देखते हैं जो जज वगैरह बनाए जाते हैं, वो वरिष्ठता के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, योग्यता के हिसाब से नहीं, वरिष्ठता के हिसाब से। कोई व्यक्ति है वो लगातार जो है काम कर रहा है और अच्छे काम कर रहा है और वृद्ध है, मतलब कि एक प्रकार से बहुत दिनों से काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और अगर मान लेते हैं मुख्य न्यायाधीश ना हो और कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है जो कि बहुत पुराना न्यायाधीश है, तो उसके स्थान पर वो एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश का काम करेगा, ठीक है। तो वरिष्ठ जो होता है, खास करके वरिष्ठता के हिसाब से या तो भाई पदोन्नति दी जाती है, ठीक है, कि भाई बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, चलो अब इनको 2 स्टार दे दो और दरोगा बना दो सिपाही से। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर दूसरी तरीके से आप योग्यता आपके पास हो, ठीक है, योग्यता का मतलब समझ रहे हैं, टैलेंटेड आप बहुत ज़्यादा हो, तो आप अगर टैलेंटेड है तो योग्यता के आधार पर पदोन्नति भी आपकी होती है। तो इसमें क्या होता है, ज्येष्ठता यानी कि आप बहुत बड़े मतलब हैं, एक प्रकार से बड़े होते गए, मतलब समय आप बहुत पहले नौकरी में आए, 15-20 साल हो गया है, सबसे पुराने हैं, तो आपका प्रमोशन हो गया। या फिर आप बहुत नए नए आए हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है जिसके कारण से लोग प्रभावित हो गए और आपकी पदोन्नति हो गई। तो जब लोक सेवकों की पदोन्नति एक योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो उसको योग्यता के आधार पर, और दूसरा ज्येष्ठता या श्रेष्ठता के हिसाब से, दो प्रकार से पदोन्नति होती है।
19वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है आपका। 19वां प्रश्न है आपका, नौकरशाही के प्रकार बताएं। नौकरशाही के प्रकार को बताते हुए जो है एम मार्क्स ने कहते हैं, एम मार्क्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई नौकरशाही 4 प्रकार की होती है। पहला है अभिभावक नौकरशाही। ठीक है, अभिभावक नौकरशाही का मतलब क्या होता है? अभिभावक मतलब कि एक प्रकार से आपके अभिभावक एक प्रकार से ऐसी चीज़ें करें, या एक प्रकार से चीज़ें मतलब कि आपकी जिसके यहाँ रहते हैं वही आपको इस प्रकार से मतलब तानाशाही तरीके से काम करे। ये दूसरी है भाई जाति, यानी कि जाति, कोई व्यक्ति उच्च जाति का है वो तानाशाही करे, वो एक प्रकार से छोटी जातियों को नौकर बनाए, या ये तो जाति तानाशाही हो गई। इसके अलावा संरक्षक तानाशाही, जिसके संरक्षण में आप रह रहे हैं। संरक्षण में मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई आपका कोई बॉस है, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो वो आप पर क्या कर रहा है? वो आप पर एक प्रकार से अपना प्रभुत्व जमा रहा है, आपको एक प्रकार से टॉर्चर कर रहा है, या आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है, नौकरी का काम मतलब कि कई प्रकार से चीज़ें करवा रहा है। तो न संरक्षक तानाशाही। और चौथा होता है आपका योग्यता, यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा टैलेंटेड है तो अपनी योग्यता का प्रयोग करके आपसे वो काम करवा रहा है। तो ये कई प्रकार से चीज़ें होती हैं। या तो भाई अभिभावक आपसे आपसे कहेगा कि भाई ये काम कर लाओ, वो काम कर लाओ, दुनिया आपको काम करवा सकता है। या फिर जाति जाति के लोग करवाते हैं, यानी कि जैसे बड़े जाति के उच्च जाति के लोग हुए। पहले गांव वगैरह में ऐसा होता था कि भाई जो निम्न जाति के लोग होते थे वो उच्च जातियों के यहाँ क्या करते थे, हरवाही वगैरह किया करते थे, काम वगैरह किया करते थे, और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जो इनके खेतों में हल वल चला करके बोते थे, और जो कुछ होता था तो इन्हीं के यहाँ खाते पीते थे, या फिर अनाज इन्हीं के यहाँ से ले जाते थे, बड़ी जातियों के यहाँ से, और छोटी जाति के लोग खाया पिया करते थे। इस प्रकार से पहले की व्यवस्था, बहुत पहले जब आप जाएंगे पुराने ज़माने में, तो ऐसी थी। तो लोग क्या करते हैं भाई, वो उसी में अपना पूरा जीवन गुजार देते थे। तो चूंकि भाई वो उनके पास खेतों का भी अभाव था, खास करके उनके पास ज़मीन जायदाद भी नहीं थी बेचारों के पास, और खास करके और भी चीज़ें थीं, और लगातार मेहनत करने के बाद में कोई व्यक्ति पढ़ भी नहीं पाएगा, तो शिक्षित नहीं होगा जब तक समाज, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भी बार बार कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का जो है दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी शिक्षा एक 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 प्रकार से दूध की भांति है, और उस दूध की भांति है जो कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा रूपी दूध का पान आप लोगों को करना है, और जब भी ऐसा व्यक्ति करेगा वो आगे बढ़ेगा, और किसी प्रकार का कोई मैटर, कोई जाति पात, कोई ये सब नहीं उसको रोक पाएगा, और वो आसानी से पढ़ेगा, आसानी से उन्नति करेगा। भीमराव अम्बेडकर जी जिस समय जो है आगे बढ़े हैं, उस समय तो और ज़्यादा थी, आज तो कुछ भी नहीं है। उस समय कितना थी, लेकिन उस समय भीमराव अम्बेडकर जी कितने आगे गए। तो ये आप सोचो थोड़ा ना, तो इस पे अब आप ये एक प्रकार से इस पर तो कई राजनीति के कारण से सारी चीज़ें होती है। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही, ये 4 प्रकार की नौकरशाही होती है। ये एम मार्क्स बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका है, नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो सकता है। नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो, नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब होता है जैसे कोई लीडरशिप जिसको आप कहते हैं। जैसे कोई संगठन है, अब उस संगठन का संचालन आपको करना है, तो उसी संचालन को नेतृत्व करना कहते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, नेतृत्व से कैसे आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए आपके नेतृत्व में, जिससे लोग आपकी बातों को सुने और आपकी बातों को माने, और अगर माने या ना माने, लेकिन आपका एक प्रकार से नेतृत्व में आकर्षण शैली आप कैसे पैदा करें, कैसे लोगों के बीच मसीहा बने। तो ये चीज़ें जो है एक प्रकार से नेतृत्व को जो प्रभावशाली बनाने के तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के बारे में पूछ रहा है कि नेतृत्व किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है। तो प्रभावशाली नेतृत्व में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण, आत्मविश्वास होना चाहिए। एक नेता के अंतर्गत आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपकी बातों में एक प्रकार से कॉन्फिडेंट नहीं झलकेगा, तो जब आप अपने बातों में ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके बात में, तो आप की बात को कौन मानेगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा। सबसे पहली बात आत्मविश्वास, सेल्फ एक प्रकार से जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, वो होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषित मतलब क्या होता है, अपनी बातों को कहने की एक प्रकार से शैली होनी चाहिए आपके पास, वो बोलने की योग्यता होनी चाहिए, संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पिताजी कहा करते थे, जब मैं छोटा था खास करके, वो पूजा पाठ किया करते थे हमारे पिताजी, अभी भी करते हैं। और
तो मुझे भी अपने साथ जो है कहते थे कि भैया अभी भी एक प्रकार से मैं आता आता रहता हूँ, कभी इसे गांव में जाता हूँ तो पूजा पाठ कराने के लिए पिताजी भेज दिया करते हैं। तो मुझे मैं खास करके कक्षा 8 या 9 में था तभी से मैं मुझे भेज रहे हैं और मैं जा भी रहा हूँ उनके साथ साथ। साथ ही साथ उनके लगे लगे एक प्रकार से सारी चीज़ें मैं भी जान गया उनके साथ साथ। तो वो एक ही बात हमसे कहते थे, डर भी लगता है जब किसी मंच पर या आप कहीं भागवत वागवत बोलें तो माइक होती, तमाम सारे लोग सामने बैठे होते हैं, फिर बोलना होता है, कोई मंच का संचालन कर रहे हैं तो माइक आपके पास होगा तो डर लगेगा, पैर कँपता है, हाथ कँपता है, डर लगी रहती बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो वो चीज़ें सभी के व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो हमारे पिताजी एक ही बात कहा करते थे कि बेटा जब आपको ऐसा लगे, जब भी आपको मंच संचालन करना हो या बड़े पद पर जाओ, बड़े मतलब ऊँचे जो है एक प्रकार से कहीं पर जाकर के बोलना हो, ठीक है? तो ये समझो कि तुम्हारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब भेड़ी-बकरी बैठे हैं। यानी कि भेड़ी-बकरी मतलब कि वो सब ऐसे लोग हैं कि वो जानते कुछ नहीं। ऐसा समझो कि जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, वो कुछ जानते ही नहीं हैं। इस प्रकार से आपका हाथ पैर कभी नहीं कँपेगा। जब आप ये पहले से सोचेंगे कि ये भाई हमारे प्रोफ़ेसर बैठे हैं, ये हमारे टीचर बैठे हैं, ये बड़ी विद्वान हैं वहाँ की, ये सब्जेक्ट के बड़े माहिर हैं, तो आप अपनी बातों को भी नहीं कह पाएँगे। आप उनकी इज़्ज़त करें, वो अलग बात है भाई, हम इज़्ज़त आपकी करेंगे, लेकिन हम अपना पक्ष भी रखेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे और कोई बात अच्छी या कोई बात बुरी नहीं होती। मतलब कि कोई तर्क आप दे रहे हैं, तो भाई तर्क आपकी विचारधारा कोई दूसरी हो सकती है, आपके टीचर या प्रोफ़ेसर की या फिर अन्य लोगों की विचारधारा दूसरी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई विचारधारा अपनी रखने में आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अब बाद में ये ना सोचिए कि भाई ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जो जो बात आपके दिल में है उसको बोलनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है? लेकिन अब ऐसी बातों को ना भी मंच पे जा कर के नहीं बोलना चाहिए जिससे क्या हो कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को तमाचा सा लग जाए। बातों को एक प्रकार से नपी-तुली बातों को अपने जो है पहले से तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे पिताजी की बताई गई मार्ग पर मैं चला और लगभग एक प्रकार से मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है। मैं जब बीएचयू के मंच पर चढ़ा, यहाँ पर था एक कोई फंक्शन था, तो वहाँ पर मैं भी गया था, तो वहाँ पर एक वीडियो डाला होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर मैंने जो जब मैं बोला तो सारे लोग जो है एक प्रकार से देखने लगे, कहे कि वाह भाई शुक्ला जी, मज़ा आ गया एकदम से। वो भाषण थोड़ा-सा मैंने काट करके उसकी क्लिप डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा। चले, तो संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात है कि भाई आपके अंदर साहस होना चाहिए, साहस की कमी नहीं होनी चाहिए। वही जो मैंने बताया पिताजी वाली बात कि भाई ये समझो कि भाई हमारे सामने जो बैठे हैं, उन सब में कहीं न कहीं पे हम भी उन्हीं सभी के मतलब ऐसा मानो कि भाई हमारे अंदर भी ज्ञान है तभी हम वहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है? अपने आत्म को पहचानो, अपने योग्यता को पहचानो, ठीक है? तो अब ये मत सोचो कि भाई आप कब तक दूसरे की योग्यता का बखान करते रहेंगे, कब तक? कब तक आप सोचेंगे कि फलाना बहुत ज्ञानी है, हम ज्ञानी नहीं हैं। आप भी ज्ञानी हो, वो भी ज्ञानी है। वो किसी दूसरी चीज़ का ज्ञान रखता है, आप किसी दूसरी चीज़ का ज्ञान रखते हैं। हो सकता है जो ज्ञान आपके पास हो, ज्ञान उनके पास ना हो, तो कोई ज्ञानी नहीं है और कोई अज्ञानी नहीं है। सब ज्ञानी हैं, सब अज्ञानी हैं। कौन पता भाई कि जो आज ज्ञान हम दे रहे हैं, कल वही चीज़ गलत साबित हो रही है, तो कौन-सा ज्ञान हम बात करें और किस ज्ञान की बात करें? तो कहीं न कहीं पे आज हम जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि हमको नौकरी मिलेगी, हम 4 पैसे कमाएँगे। तो क्या तो कई बातें हैं, इस पर किसी दिन खुले मंच पर हम चर्चा करेंगे, कौन-सी बात सही है, कौन-सी गलत है। तो सारी बातों को आप गलत भी कह सकते हैं और सारी बातों को आप सही भी कह सकते हैं। हर मामले में कई दृष्टिकोण होता है, जब आप और ज़्यादा पढ़ोगे, और ज़्यादा चीज़ें होगी, दिमाग खुलेगा, सोचोगे, तर्क करोगे, विश्लेषण करोगे, कई प्रकार की विचारधाराएँ दिमाग में आएँगी। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात है उत्साहित करने की क्षमता। लोगों के अंदर ऐसा मतलब कि नेतृत्व करने के अंदर, नेतृत्वकर्ता के अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए लोगों के अंदर भरने के लिए कि एक प्रकार से उत्साहित कर दे लोगों को, ताकि वो कार्य करने पर मजबूर हो जाएं। पांचवी बात, सत्य पर आधारित होना चाहिए चीज़ें, सत्यता आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी आप बोल रहे हैं, भौकाल छोड़ रहे हैं, भौकाल नहीं छोड़ना, सत्यता पर आधारित आपका भाषण हो। इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता हो। अगर उसी बीच से किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछ लिया या किसी ने कुछ पूछ लिया कि आप क्या करोगे, नेता हो तो आप अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं, तो आप उसका तुरंत जवाब दे दें उसी मंच से। ये ना सोचें कि भाई हम जो है सोचेंगे, जो है बातचीत करेंगे तब। नेतृत्वकर्ता का होना चाहिए कि जनता के बीच में तुरंत वादा करें और वादा की पूर्ति भी करें, सत्य वचनों पर के साथ। इसके अलावा अनुभव भी होना चाहिए नेतृत्वकर्ता
के लिए, क्योंकि पहले आप छोटे छोटे मंचों पर बोलेंगे तभी आप बड़े मंच पर बोल पाएंगे। इसके अलावा उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता, जो भी आपने कहा है या फिर जो भी आपका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, वो बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना निर्वहन करें। ये एक नेतृत्वकर्ता के एक प्रकार से एक विशेषताएं होती हैं, और एक नेतृत्व तभी प्रभावी होगा जब इन चीज़ों को वो अपने भाषण में, अपने नेतृत्व करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखेगा। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संचार के प्रकार बताइए। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हमारी बातें आप तक पहुंच रही है संचार के माध्यम से ही पहुंच रही हैं, ठीक है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार के रूप में जाना जाता है और इनको निम्न वर्गों में रखा जाता है। सूचना के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है मौखिक या लिखित प्रकार। आज जैसे मैं बोल करके आपको बता रहा हूँ तो ये मौखिक प्रकार है एक प्रकार से, ठीक है। मतलब कि ये मैं बोल करके आपको कहाँ, आप दूर बैठे हैं, अगर मैं क्या करूँ, संचार ये भी हो सकता है कि भाई आप हमारे बगल में बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। लिखित संचार मैं आपको लिख करके कोई चीज़ बता दूं। दूसरा है आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार। औपचारिक मतलब किसी संस्था के माध्यम से मैं आपको अपनी बातों को बताऊं या फिर वैसे आपको बता दूं, तो ये दोनों भी एक प्रकार चीज़ें। तीसरा है नीचे की ओर संदेश वाहन और ऊपर की ओर संदेश वाहन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये सूचनाओं के आदान प्रदान के मतलब कि अपने से नीचे कोई संदेश भेजना हुआ, अपने से ऊपर कोई संदेश भेजना हुआ, तो ये सब संचार के क्या होते हैं, ये सब संचार के प्रकार ही होते हैं। ये बात आप अपने से ऊपर मतलब कि जैसे जो पद होता है, पद सोपान होता है, मैंने आपको बताया था। तो पद सोपान में मान लेते हैं कोई डीएम है, तो डीएम को चिट्ठी लिखनी है, तो हो सकता है वो अपने नीचे से अधिकारियों के लिए लिख रहा हो, और किसी हवलदार को चिट्ठी लिखनी है, मान लेते हैं डीएम को, तो अपने से ऊपर है वो, तो उसको लिखेगा, या फिर एसओ को लिखना है या एसपी को, मतलब इस प्रकार से होता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये संचार के प्रकार हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका है लोक सेवकों का स्थानांतरण क्यों किया जाता है। तो स्थानांतरण के निम्न लाभ होते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो वो होता है, क्या बोलते हैं, स्थानांतरण का सीधा सा मतलब होता है भाई, क्या बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं कि भाई जैसे एक पुलिस कर्मी है, मान लेते किसी थाने में उसकी पोस्टिंग है, तो उस थाने से बदल करके किसी दूसरे थाने में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को स्थानांतरण बोलते हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है मुझे ध्यान नहीं रहा, बड़ा सरल शब्द है, आप लोग आम दिनों बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ट्रांसफ़र जिसको आप कहते हैं कि भाई इनका ट्रांसफ़र हो गया। आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में बहुत सारे पुलिस वालों का ट्रांसफ़र लोग करवा देते हैं, नेता लोग, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जो होता है खास करके उसी को कहते हैं स्थानांतरण। तो लोक सेवकों का स्थानांतरण होता है, क्यों होता है, इसके भी कई कारण हैं, ठीक है। और होना भी चाहिए ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या होगा, लोक सेवक क्या हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। एक स्थान पर रहते थे, उनका वहाँ पर क्षेत्र बन जाएगा, लोग उन्हें पहचानने लगेंगे, फिर क्या होगा, वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात, कर्मचारियों के अनुभव में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी एक ही स्थान पर अगर आप लगातार काम करते रहेंगे या रहेंगे तो आपके अनुभव में वृद्धि नहीं होगी। जब आप अलग अलग स्थानों पर जा करके अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो आप ज्ञानी ही होंगे, मतलब कि ज्ञानी तो होंगे ही, इसके अलावा आपके अनुभव में वृद्धि होगी, ताकि आप किसी दूसरे को प्रशिक्षित भी कर सकेंगे और लोगों को हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी बता सकेंगे। और चूंकि आप हर एक परिस्थितियों से जब सामना कर देंगे तो आप एक कुशल, खास करके मतलब कि एक सलाहकार के रूप में भी निकल आ सकते हैं। दूसरी बात है उत्साह में वृद्धि होती है इससे। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी आती है। अगर कोई व्यक्ति मतलब स्थानांतरण होता रहता है तो एक समन्वय या तारतम्यता नहीं बन पाती है वहाँ के निवासियों की, मतलब कि वहाँ के जो है भ्रष्टाचारी लोगों से लोक सेवक का। नहीं तो क्या होता है कि भाई कब तक कभी न कभी लालच मन में समा ही जाती है। तो कहीं न कहीं पे उन चीज़ों को कम करने के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा विभागीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है ट्रांसफ़र हो जाना। इसके अलावा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, भेदभाव में कमी होती है। इसके अलावा पदाधिकारियों में निष्पक्षता कायम रहती है। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, स्थानांतरण का होना है, ट्रांसफ़र भी जरूरी होता है लोक सेवकों के लिए। इसीलिए आप देखते हैं सरकारी सर्विस जो काम करते हैं, सरकारी नौकरी, उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ करता है हमेशा, ठीक है। खास करके पुलिस अधिकारियों और इन सभी का डीएम वगैरह का हमेशा होता ही रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, लोक संपर्क के उपकरण बताइए। लोक संपर्क के निम्न साधन या उपकरण माने जाते हैं। उपकरण माने साधन, ऐसे साधन जिससे हम लोगों के संपर्क में आ सकें। सबसे पहला संपर्क कौन सा, आकाशवाणी, रेडियो के माध्यम से जो है लोग, प्रशासनिक लोग जो होते हैं या प्रशासन के लोग जो होते हैं वो लोगों से अपना संपर्क साधते हैं। दूसरा
दूरदर्शन या टेलीविज़न के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। तीसरी बात है समाचार पत्रों के माध्यम से या सूचना कार्यालय यानी ऑफिस के द्वारा कोई कार्यालय नोटिस जारी कर करके। इसके अलावा प्रकाशन विभाग के द्वारा कोई प्रकाशन से एक प्रकार से कोई छपवा दी। इसके अलावा विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार के द्वारा अनुसंधान कोई करके खोज करके अपनी बातों को रख दिया या कोई प्रचार कर दिया। तो एक प्रकार से ये होता है आपका क्या, ये सब लोक संपर्क के साधन होते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन के लोग लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, विधायिका प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो विधायिका यानी जो कानून बनाने वाला जो होता है, यानी संसद जो होती है, आप देखते हैं संसद ही तो नियंत्रण रखती है। किस पर संसद नियंत्रण रखती है भाई? संसद नियंत्रण किस पर रखती है? किस पर रखती है? तो संसद जो नियंत्रण रखती है वो किस पर रखती है? विधायिका जो रखती है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल, विधायिका शासन पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। कैसे? सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है तो उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं कार्यपालिका के द्वारा जो भी मतलब हो रहा होता है, तो उन सभी पर लोग वहाँ पर संसद के सदस्य होते हैं, आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं, नियम कायदे वहीं पर बदल दिए जाते हैं, कोई जैसे गलत नियम है तो उसको। ठीक है, इसके अलावा मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके भी चीज़ें होती भाई। मंत्री जो होते किसी हर विभाग के, तो अगर उस विभाग के कर्मचारी लोग अच्छे तरीके से, अधिकारी लोग काम नहीं करते तो उनसे भी प्रश्न किया जाता है। इसके अलावा वाद विवाद और बहस भी होती है, इसके द्वारा विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव भी हो सकता है, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। तो ये सब क्या होता है, ये सब विधायिका में यानी संसद में ये सब आते रहते हैं और इन सभी प्रस्तावों से कोई भी कानून रुक सकता है। ठीक, कटौती प्रस्ताव करा करके, एडिट करा करके, तो कई प्रकार की चीज़ों के माध्यम से विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है, मतलब रखती भी है। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, विधायिका के कार्य बताइए। तो संचालक मंडल के रूप में विधायिका द्वारा निम्न कार्य मुख्य रूप से बताए गए हैं। देखिए, पहला है जो है कार्य, किसका काम पूछा गया है? विधायिका का। तो विधायिका का पहला काम है नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि कानून को बनाना। ये विधायिका यानी कि संसद का काम होता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में ही कानून बनता है। इसके अलावा संस्थाओं की स्थापना करना। ठीक है, कोई भी संस्था अगर बनानी होगी सरकारी, तो वो सरकारी संस्था कौन बनाएगा? उस सरकारी संस्था को बनाने का जिम्मेदार कौन होता है भाई? वो विधायिका ही होती है। इसके अलावा कर्मचारियों की व्यवस्था करना हुआ, निगमों का निर्माण करना हुआ, धन की व्यवस्था करना हुआ और नियंत्रण रखना हुआ संस्थाओं पर या अन्य चीज़ों पर, तो ये सब काम विधायिका के द्वारा ही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायालय किस प्रकार से करता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका निम्न आदेश के द्वारा जारी करके करता है। आपको बता दो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में एक प्रकार से 5 प्रकार के रिट जारी कर करके जो है न्यायपालिका संविधान में उल्लेखित अनुच्छेदों की रक्षा करता है। ठीक है, और 5 प्रकार के रिट जो हैं ये यही रिट है। ठीक, और अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर साहब ने जो नागरिकों का जो अधिकार है, खास करके अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है, इसी को संविधान की आत्मा भी वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कही गई है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर ले, मतलब कि कोई पुलिसकर्मी आपको गिरफ्तार कर लेता है, तो जब आपको कोई पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिया और बिना बताए वो आपको थाने में रखता है या बिना बताए आपको कोई गिरफ्तार करता, तो सबसे पहली बात आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब तो मौलिक अधिकारों में ही वर्णित है। लेकिन अनुच्छेद 32 में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति आपको, मतलब कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को बंद कर लेता है, अगर 24 घंटे के अंदर वो आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर वो न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को पेश नहीं करता जीडी पर नाम चढ़ाने के बाद में, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति का कानून, जिस व्यक्ति को बंद किया है पुलिसकर्मी ने, उस व्यक्ति का वकील जो होगा वो एक PIL डालेगा कहाँ पर? कोर्ट में। तो कोर्ट ये आदेश देगा किसको? पुलिसकर्मी को या उस पुलिस थाने में कि भाई आपके यहाँ फला नाम का बंदी है, उसको आपने इस मामले में गिरफ्तार किया है, जो कि वह एक प्रकार से आपने उसको अभी तक न्यायालय में क्यों नहीं पेश किया है, इसको लेकर के वो प्रश्न पूछेगा न्यायालय में। उस पुलिसकर्मी को, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ये एक प्रकार से ये करना ही पड़ेगा, कोई पुलिसकर्मी हो, बहुत दबंग हो या कोई प्रकार का हो, तो उसको करना ही पड़ेगा, एकदम से तय बात है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं जीडी पर जल्दी पुलिस वाले नाम नहीं चढ़ाते। कभी आपने देखा होगा कोई मामला हुआ होगा, हालांकि
ये सब मामला होना भी एक प्रकार से पुलिस में आप तो ये चीज़ें आप खला इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें होती तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही होता है कि भाई न्यायालय पुलिसकर्मी से पूछेगा भाई तुमने क्यों गिरफ्तार किया, और पुलिस वाला अगर एग्जैक्ट कारण और सही तरीके से सिद्ध नहीं कर पाता तो उसकी वर्दी वर्दी सब चली जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं पे नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब इसी प्रकार से होते हैं। एक तो ये सब न्यायालय के संबंधित हैं। परमादेश होता है कि कोई व्यक्ति अपने पद पर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध उत्प्रेषण न्यायालयों के संबंध में है। अधिकार परीक्षा, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता तो उसके लिए ये सब चीज़ें जारी की जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग की विशेषता बताइए। स्वतंत्र नियामकीय आयोग की निम्न विशेषताएं होती हैं। देखिए पहली विशेषता है भाई इसकी क्या, पहली विशेषता आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता है आयोग के रूप में गठन। ये तो इसका एक आयोग के रूप में गठन होता है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का। सबसे पहली विशेषता यह है कि भाई ये एक आयोग के रूप में गठित होता है। दूसरी बात है कार्यपालिका के स्वतंत्र, मतलब कार्यपालिका से ये अलग होता है, कार्यपालिका का नियंत्रण इस पर नहीं होता है, कार्यपालिका से स्वतंत्र आयोग होता है ये। तीसरी बात यह है कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति से लंबा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये खास करके ये आयोग की विशेषता है। इसके अलावा चौथी विशेषता है कि वित्तीय स्वायत्तता होती है इसमें। यानी वित्तीय स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से डिपेंडेंट नहीं है किसी पैसे, मतलब पैसे को लेकर किसी दूसरे पर। इसके अलावा मिश्रित कार्य कर मतलब कई सारे कार्य भी होते हैं इसमें। इसके अलावा विशेषज्ञों का आयोग होता है, ये विधि के द्वारा निर्माण होता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 28 नंबर देखेंगे, पद वर्गीकरण क्या होता है। लोक सेवकों को उनके पद के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखना पद वर्गीकरण कहलाता है। और इसमें विभिन्न वर्गों में एक समान लोक सेवक होते हैं। प्रत्येक वर्ग में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जाता है जिनकी योग्यता, जिनकी कार्य क्षमता, जिनकी कार्य संबंधी दायित्व जो है समान होते हैं। पद वर्गीकरण का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक कोई मतलब कोई कार्य है तो एक एक लाइन मान लेते हैं, ये एक तो इसमें एक ही समान लोग रहेंगे इस लाइन में। दूसरा लाइन क्या है, इसमें एक ही समान लोग रहेंगे। तीसरी लाइन में एक ही समान लोग रहेंगे। यानी मान लेते कोई यस्सो 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 तो यस्सो यस्सो इसमें है, दरोगा वाले इसमें है, ठीक है, और हवलदार वाले नीचे में है। तो एक प्रकार से एक समान योग्यता, एक समान कार्य क्षमता, तो एक समान कार्य संबंधित दायित्व जिसके अंदर होता तो उसको एक प्रकार से इन पदों में विभाजित कर देना, ये होता है पद वर्गीकरण। अगला प्रश्न आपका है पद सोपान के गुण बताइए। 29 नंबर प्रश्न है, पद सोपान के निम्न गुण देखने को मिलते हैं। पहला है आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करते हैं पद सोपान में, पद सोपान में ऐसा होता है। दूसरी बात है नेतृत्व का निर्धारण होता है। तीसरी बात है उचित मार्ग द्वारा कार्य होता है। चौथी बात है उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन होता है। पांचवी बात है समन्वय भी होता है पद सोपान में। इसके अलावा सूचना माध्यम का कार्य भी इसमें संपन्न होता है। तो ये सब इसके गुण होते हैं पद सोपान के, बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा वो जल्दी ही आपका जो शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है उस पर मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, लेकिन अभी नहीं सेंड हो पाएगा, ये कुछ दिनों में हो जाएगा लगभग। जो है मैं जो है थोड़ा खाली होता हूँ, उसके बाद में फिर सभी को के पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आपका आ चुका है, कार्यपालिका प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका प्रशासन पर कई प्रकार से नियंत्रण रखती है, जैसे कि शासन की नीतियों का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है, शासन की नीतियों का निर्धारण कार्यपालिका करती है, ठीक है। तो प्रशासन पर वो नियंत्रण स्थापित कर सकती है इस कारण से। इसके अलावा प्रशासकों की नियुक्ति भी कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। इसके अलावा प्रशासकों का हस्तांतरण करवाना हुआ या निष्कासन करना हुआ तो भी कार्यपालिका के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से नियंत्रण रखती है। बजट के माध्यम से नियंत्रण रखती है, कानून के द्वारा नियंत्रण रखती है, गृह संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है कार्यपालिका प्रशासन पर। तो एक प्रकार से इस तरीके से कई मामलों में नियंत्रण रखती है कार्यपालिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर, पद वर्गीकरण की क्या सीमाएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे पद वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो पद वर्गीकरण की निम्न सीमाएं होती हैं। पहली सीमा कौन सी भाई, प्रत्येक विभाग में श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण होता है। दूसरी बात, प्रत्येक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं पद वर्गीकरण में। इसके अलावा तीसरी सीमा ये होती पद वर्गीकरण की कि प्रत्येक इकाइयों के कार्यों में समन्वय होता है, सारे कार्य में समानता दिखाई पड़ती है प्रत्येक इकाइयों में। इसके अलावा
आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होता है। पूरा प्रशासन इकाइयों और उप इकाइयों में बटा हुआ होता है और उप इकाइयों में जो है जैसे कोई व्यक्ति रहेगा तो समान कार्य क्षमता वाला रहेगा और इकाइयों में खास करके उसमें भी समान क्षमता वाले ही, जैसे कोई ए इकाई है उसमें जो है कोई, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है तो सेम काम यानी समान काम वाले को, समान योग्यता वाले को एक ए में रखा जाएगा। फिर बी वाले में कोई दूसरा काम कोई व्यक्ति करता है तो उसी के समान काम करने वाले को बी में सी जैसा काम करने वाले व्यक्ति के इसी हिसाब से रखा जाएगा। यानी सभी की इकाई और सभी की जो मतलब चीज़ें होंगी, जैसे कि हवलदारों का जो है क्षमता एक साइड में, एसपी हो गए, कमिश्नर हो गए, तो इस प्रकार से ये सब पद वर्गीकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि क्या बजट प्रस्तुत करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है? तो विधायी का अर्थ है संसद में बजट प्रस्तुत करना एक संवैधानिक प्रक्रिया बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा वह संसद में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिसे बजट का नाम दिया गया है। तो एक प्रकार से बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो एक साल का जो है प्रस्ताव मतलब एक प्रकार से दस्तावेज जो होता है उसमें लेखा जोखा आय का होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो भारत में बजट प्रस्तुत करने का कार्य 18 फरवरी 1860 ईस्वी को वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब से जो है प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। 1920 तक केंद्रीय स्तर का एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता रहा है, परंतु 1921 ईस्वी में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया और रेल बजट खास करके वो रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य बजट जो होता है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये कब अलग हुआ यही पूछा गया है, तो ये 1920 में अलग हुआ, मतलब 1921 में अलग हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो 1921 में अलग हुआ है रेल बजट और सामान्य बजट। रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? रेल मंत्री प्रस्तुत करता है और सामान्य बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, कार्य निष्पादन में बजट के उद्देश्य बताइए। कार्य निष्पादन मतलब कार्य करने में बजट का क्या उद्देश्य होता है किसी कार्य को चलाने के लिए? तो कार्य निष्पादन में बजट के कई सारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है विभिन्न विभागों के आय व्यय का अनुमान लगाना। दूसरा होता है अनुमानों को स्वीकार करना। तीसरा कार्य होता है या उद्देश्य होता है वित्त को कार्यान्वित करना, पैसे को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। चौथी बात है धन को सुरक्षित रखना। इसके अलावा लेखा परीक्षण करना। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से कार्य निष्पादन में बजट के उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एग्जाम में देखेंगे, मतलब एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा के प्रकार बताइए। लोक लेखा परीक्षण जो होता है खास करके क्या करता है? लोक लेखा जो परीक्षक होता है वो ये चेक करता है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का सही तरीके से निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई ऐसे मान लेते हैं कोई अपने पद पर रह करके अगर उस पद को सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता, जैसे कोई टीटी है, कोई डीएम है, या फिर कोई व्यक्ति है जो कि कार्यपालिका का सदस्य है, सरकारी नौकरी कर रहा है और वो सरकारी नौकरी जो कर रहा है अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, तो जब ऐसा वो नहीं करता तो इसी के लिए उसको चेक करने के लिए कि कैसे पता लगेगा कि भाई वो काम करता है कि नहीं करता है, इसके लिए क्या किया गया है, इसी के लिए लोक लेखा एक प्रकार से वो आयोग है, तो वो परीक्षण करता है। ठीक है, लोक लेखा के प्रकार बताइए। लोक लेखा 3 प्रकार के होते हैं। पहला रोकड़ प्रणाली, इसमें सौदे के लेन देन का विवरण होता है। दूसरा संबोध प्रणाली, इसमें सौदे की बातचीत का लेखा होता है। लागत लेखांकन प्रणाली, इसमें प्रत्येक विभाग में विभिन्न क्रियाओं की लागत निश्चित की जाती है। तो ये एक प्रकार से लोक लेखा के प्रकार होते हैं। जैसे कि बजट में भी लोक लेखा होता है कि भाई कितना खर्च करना है, कितना क्या करना है, सारे एक प्रकार से जो ब्यौरा होता है उसी को लोक लेखा कहते हैं। लोक लेखा परीक्षण एक सरकारी नौकरियों को जांचने के लिए भी होता है, तो वो मैंने बता दिया था। देखिए वही है आपका 36 नंबर आएगा आपका कि लेखा परीक्षण के उद्देश्य बताइए। लेखा परीक्षण के कई उद्देश्य होते हैं। देखिए व्यय का वैधानिक परीक्षण किया जाता है इसमें, कि आखिरकार जो व्यय किया गया है, पैसा जितना भी बजट में आया था या फिर जो भी चीज़ व्यय की गई है वो क्या सही है, कानूनी रूप से की सही है या नहीं सही है, इसको जाँच करना। इसके अलावा सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, कितना खर्च हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को नियंत्रित करना। उत्तरदायित्व को निश्चित करना, किस व्यक्ति का जो है व्यक्ति का कौन सा कार्य है, उस कार्य पर अगर सही तरीके से काम नहीं करते तो उसको बताना कि भाई तुम्हारा काम ये नहीं है, ये है। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय स्थिति का आभास, वित्तीय स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा नियमों की अवहेलना को रोकना,
ताकि लोग बहुत सारे सरकारी नियमों का जो है क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो इन चीज़ों को जांचना, परखना, समझाना, ये सब काम होता है लोक लेखा परीक्षण का और उद्देश्य भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग इतने प्रश्नों को समझा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, खास करके पेपर 1 से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने समझा। आपको आगे और भी मॉडल पेपर देने को मिले, मतलब कि मैं मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा और उसमें हम चर्चा कर लेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। और तो ये एक प्रकार से एक महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर दी, ताकि आप परीक्षा के अंतिम समय में इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एक आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमको किस प्रकार चीज़ों को लिखना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला जो वीडियो होगा वो भारतीय राजनीतिक विचार से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनकी महासंग्राम वीडियो आएगी, फिर तीसरे की। ठीक है, इस प्रकार से आती रहेगी वीडियोस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 का या पेपर 3 का आप देखते हैं तो महासंग्राम वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा 2023 का। ठीक है, तो बाकी मैं उसका मॉडल पेपर करवा दूंगा, जिसका 2023 का महासंग्राम वीडियो हुआ है उसका मैं मॉडल पेपर करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कहीं से कुछ टेंशन ना हो। और प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है 2023 की परीक्षाओं के लिए। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब कि इंपॉर्टेंट जो वीडियोस थे उनको उसमें शामिल कर दिया गया है। 2022 के जो जितने भी वीडियोस हमने पढ़ाए थे, कुछ महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उनको मैंने शामिल कर दिया प्लेलिस्ट में। 2023 की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में पड़े वीडियोज़ को सभी को देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, होम साइंस सभी का हमने करवा दिया है। हिंदी सभी की प्लेलिस्ट है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी हिंदी की वीडियो कल तक या परसों तक, वो भी 2-3 दिनों में, 2-3 दिनों की बात, उसके बाद में मैं खाली हो जाऊंगा 22 तारीख से, उसके बाद में आपकी वीडियोस आने लगेंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।